नमस्कार दोस्तों। तो यूएस इलेक्शंस में जो सबसे खास चीज़ होती है वो होती है उन कैंडिडेट्स जो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन कैंडिडेट्स की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर वो अपने जो आइडियाज़ हैं, जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो उससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा, वो पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस लाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे हमने एक डिबेट देखी थी, वो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में थी, जहाँ पर जो बाइडेन स्टैमर कर रहे थे, पूरी तरीके से बहुत क्लियरली अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थे बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज एंड एवरीथिंग, जो उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे तरीके से उस डिबेट को जीता, उसमें उनको कंप्लीट एज था। और उसी डिबेट के बाद एक नया अंदर खाने फुसफुसाहट शुरू हुई कि डेमोक्रेट्स को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बदल देना चाहिए, और उसके बाद कई सारे नाम सामने आए और उसमें कमला हैरिस को फाइनली एंडोर्स किया डेमोक्रेट्स ने, और कमला हैरिस जो हैं वो अब डेमोक्रेट पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। तो अब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। वैसे तो ये सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट है, लेकिन इन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई। तो अगले 10-15 मिनट में हम इस पूरे डिबेट को एनालाइज करने वाले हैं, उन पॉइंट्स को जिसके पहले हमने अपनी वीडियोस में बात नहीं की हुई है। जैसे हमने इमिग्रेशन लॉज के ऊपर काफ़ी बात की हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आएंगे तो इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट कर देंगे, कमला हैरिस की सरकार जैसे इमिग्रेशन है वैसे ही रखेगी, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करेगी। कई सारी इसके ऊपर वीडियोस है। तमाम इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनका रुख यूक्रेन की तरफ क्या होगा, उनका रुख रशिया की तरफ क्या होगा, पुतिन इज़ अ गुड फ्रेंड वो कहते हुए आए हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि जिन टॉपिक्स के ऊपर, जैसे इकोनॉमी के ऊपर हमने बात नहीं की, उसके ऊपर करेंगे। अबॉर्शन राइट्स एक बहुत बड़ा डिबेट है यूएस में इस टाइम पर, उसके ऊपर बात करें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में हम ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे किसके व्यू क्या हैं और किसको एज रहा किस टॉपिक के ऊपर। तो डिबेट हालांकि शुरू होती है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और डिबेट को शुरुआत कमला हैरिस करती हैं इकोनॉमी के साथ में, यानी कि यूएस इकोनॉमी पर डिबेट शुरू होती है। और यूएस इकोनॉमी के ऊपर कमला हैरिस कहती है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को फ़ायदा पहुंचाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले बताया भी था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इसीलिए उनको बड़े बड़े बिजनेस हाउस सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन जैसे इलॉन मस्क, दूसरे, फिर जेपी मॉर्गन चेस के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको एक्सॉन मोबिल के बारे में भी बताया था कि ये लोग क्यों एंडोर्स कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उनको टैक्स रिबेट्स मिलेंगी। तो वही सेम कमला हैरिस ने उसी को यूज़ करके प्रहार किया डोनाल्ड ट्रंप पे कि अगर ये आते हैं तो ये इन बड़े बिजनेस हाउसेस को प्रॉफिट दिलाएंगे, लेकिन इससे यूएस की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा और यूएस में जो डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ को भी बढ़ा देंगे। इसके ऊपर भी हमने बात करी थी कि इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ाएंगे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो। ये इसमें चाइना को और उन कंट्रीज़ को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़ा बिजनेस करती हैं आकर के यूएस में, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो आम लोगों की जेबों पर उसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अगर मैं प्रेसिडेंट बनती हूँ तो मैं मिडिल क्लास को सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हूँ, तो इस वजह से मेरे लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वो मिडिल क्लासेस हैं। वो जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है और मैं उनको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो अब यहाँ पर ना आपको एक और चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, दैट अमेरिकन सोसाइटी इज़ आइडियोलॉजिकली देखो तो इट इज़ अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और मतलब ये ओपन ट्रुथ है। यहाँ पर कमला हैरिस को एक थोड़ा सा दिक्कत उनके साथ ये है कि उनकी जो पूरी इमेज है, जो बनाई गई इमेज है या जो बन चुकी है जो इमेज पूरी यूएस जनता के सामने, वो थोड़ी सी एक लेफ्ट की इमेज उनकी रही है। और डोनाल्ड ट्रंप इसको बार बार कहते भी अपने कैंपेन में कि कमला हैरिस, और आज भी उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहा कि कमला हैरिस एक मार्क्सिस्ट हैं, उनके फादर एक मार्क्सिस्ट थे, वो एक मार्क्सिस्ट हैं, ये बार बार वो कहते रहते हैं। तो उनकी थोड़ी सी एक लेफ्ट की इमेज है। हालांकि उन्होंने मिडिल क्लास की यहाँ पर बात करी और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन्होंने काफ़ी खतरनाक प्रहार किया कि ये सिर्फ बिजनेस हाउसेस को फ़ायदा दिलाएंगे। और इसी में उन्होंने एक जिक्र किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो भाई प्रोजेक्ट 2025 को वो लागू कर देंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो 2025 का उन्होंने जिक्र किया, ये एक्चुअल में है क्या? कमला हैरिस ने कहा ये बहुत डेंजरस प्रोजेक्ट है और इसको ये लागू कर देंगे, जो यूएस के लोगों को पता होनी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये प्रोजेक्ट 2025 के बारे में उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, कुछ पॉइंट्स पर मैं एग्री करता हूँ, कुछ पॉइंट्स से मैं डिसएग्री करता हूँ। है क्या ये प्रोजेक्ट 2025 जिसको लेकर के प्रेसिडेंशियल डिबेट में इतनी बीच में आपस में इन दोनों में टसल हुआ? तो देखो, प्रोजेक्ट 2025 बेसिकली वो लिस्ट ऑफ एस्पिरेशंस हैं रिपब्लिकन्स की। होता क्या है, इसको एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट रिपब्लिकन फाउंडेशन है जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के आती है। प्रोजेक्ट 2025 कोई भी जब रिपब्लिकन कैंडिडेट होता है उसके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। जैसे रोनाल्ड रीगन जब जीते थे 1981 में,
तो उनके टाइम पर भी ये प्रोजेक्ट ऐसे आया था। तो प्रोजेक्ट 2025 क्या है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए एज रिपब्लिकन कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस को रख करके। तो इमिग्रेशन में क्या करना चाहिए, एबॉर्शन में क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक चेंजेस में क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं प्रोजेक्ट 2025 में। तो ये एक फाउंडेशन जो रिपब्लिकन्स की अपनी फाउंडेशन है वो लेकर के आती है, जिसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। तो अब प्रोजेक्ट 2025 जैसे कि मैं आपको बताऊं कि क्या कहना चाहते हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि देखो पूरे यूएस में सिस्टम कैसा है, वो फेडरल सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रेसिडेंट बन गए तो सब कुछ आपके पास है या सब कुछ आपके अंडर में, पूरी डिसीजन मेकिंग आपके अंडर में नहीं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस के अंदर में, तो वो आपके अंडर में नहीं होगा। तो अब ये प्रोजेक्ट 2025 ये लेट डाउन करता है कि ऐसे जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इन सब को पूरे कंप्लीट प्रेसिडेंशियल कंट्रोल के अंदर में लेके आओ। और इसी चीज़ को कहते हैं यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी, कि मतलब कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, एक पूरी जो है सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। आप इतना फेडरल स्ट्रक्चर मत रखिए, इससे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। और यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी से क्या होगा कि सब कुछ अंडर प्रेसिडेंशियल कंट्रोल, अंडर वन रूफ आ जाएगा और इससे डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी और स्ट्रिक्ट डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज चाइना, रशिया आज की डेट में हमारी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको हम हरा पाएंगे इससे, क्योंकि हम सारी अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो एक रूफ के अंडर से कर रहे हैं। और ये यूएस की एक बहुत बड़ी कमजोरी, फेडरलिज्म जो है वो यूएस की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, ये कहती है यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी। तो अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पर इंडिया में देखो, जैसे एक आईएएस ऑफिसर ने इस बात को कहा भी था, इंडिया के एक ब्यूरोक्रेट, टॉप ब्यूरोक्रेट ने, जो कि कोल डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी वगैरह भी रह चुके थे, उन्होंने इस बात को कहा भी था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, आई थिंक अनिल स्वरूप जी नाम था उनका। उन्होंने इस बात को कहा भी था कि जो खुद सेंट्रलाइजेशन से अपने उसके कॉन्स हैं, अपने प्रोज हैं। प्रोज ये है कि देखो डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, क्विक हो जाती है उन बड़े बड़े केसेस में, क्योंकि सारा डिसीजन जो है वो पीएमओ से हो रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे केसेस हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो भी हो जाती है, प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि अब जितना टाइम होगा वो फाइल रिव्यू करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब हर छोटी चीज़ के लिए आप पीएमओ जा रहे हैं, हर छोटी चीज़ के लिए आप पीएमओ से परमिशन ले रहे हैं, तो वो एक पूरा लेंदी, वो एक प्रोसेस जो है वो काफ़ी टीडियस हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ कि जो बड़े डिसीजन मेकिंग है, जहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स को बैठना है, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है और क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। तो इस पूरे सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस के अपने प्रोज और अपने कॉन्स हैं, जैसे हमने इंडिया में देखा है, तो वैसे ही वो कुछ यूएस में लेकर के आना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंदर में। और डोनाल्ड ट्रंप भी वही चाहते हैं कि ये यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी लाया जाए, जिससे सारे इंडिपेंडेंट एजेंसीज को एक रूफ के अंडर में लाओ और फिर डिसीजन मेकिंग करो। तो कमला हैरिस ने इस प्रोजेक्ट 2025 को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भाई देखो, मैं पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट से वास्ता नहीं रखता हूँ और कुछ पॉइंट्स में मैं उनके एग्री करता हूँ, उनके कुछ पॉइंट से, और कुछ पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ, इस तरीके से। और उसके बाद जो हमने कुछ दिनों पहले जब हम यूएस इकॉनमी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको गोल्डमैन सैक्स का आर्टिकल कोट किया था, और वही एग्जैक्टली उसी गोल्डमैन सैक्स के आर्टिकल को कमला हैरिस ने भी अपने प्रेसिडेंशियल डिबेट में कोट किया। और उन्होंने कहा देखो, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे गोल्डमैन सैक्स, वो तक ये कह रहे हैं, जैसे ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गोल्डमैन सैक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो यूएस इकॉनमी को ज़बरदस्त बूस्ट होगा। तो इसका रिबटल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो, ये गोल्डमैन सैक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बोल दिया कि कमला हैरिस जीतेंगी तो उनको फ़ायदा होगा। वैसे एक और ऑर्गेनाइजेशन है द हिल, वो उसने भी अपनी रिपोर्ट निकाली, जैसे ये रिपोर्ट है, वो उसने लिखा है यहाँ पर, सॉरी गोल्डमैन सैक्स, ट्रंप जो है वो ज़्यादा बेटर है इकॉनमी के लिए। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने और ज़्यादा डीप जा करके रिबटल करते हुए कहा कि जो गोल्डमैन सैक्स का अपना रिपोर्ट था, वो सिर्फ 2 साल का बता रहा था कि 2 साल में यूएस इकॉनमी बूस्ट करेगी, उसके आगे का उन्होंने फिगर नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ द हिल ने जो अपना पूरा रिपोर्ट निकाला है, वो उसने 5 से 7 साल का पूरा कंप्लीट उसमें फिगर दिया है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो लॉन्ग टर्म में यूएस इकॉनमी को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जब इकनॉमी के बेसिस पर आप इस पूरे डिबेट को एनालाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक थोड़ा सा एज इस चीज़ का रहा। उनके रिबटल्स काफ़ी खतरनाक थे, काफ़ी तगड़े रिबटल्स थे, पॉलिसीज़ थी उनके पास क्लियर कट कि देखो भाई, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत वोकल इस चीज़ को भी लेकर भी रहे हैं कि जो उनकी पॉलिसीज़ है उसको बहुत क्लियर कट पिच करते हैं कि देखो, जब मैं आऊँगा तो टैक्स रिबेट करूँगा, इनके टैक्स रिबेट करूँगा, बड़े बड़े बिजनेसेस के टैक्स रिबेट करूँगा, दैट इज़ फॉर श्योर। मैं इंपोर्ट टैरिफ्स को बढ़ाऊँगा, 100% बढ़ाऊँगा, क्योंकि चाइना को अंडरमाइन करना है। ये सब वो बहुत वोकली बोलते रहे, तो उनके पास एक क्लियर कट पॉलिसी है और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कमला हैरिस के ऊपर प्रहार भी किया। बट कमला हैरिस के पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, वो वही बात दोहरा रही हैं जो जो बाइडेन दोहरा रहे थे, जो हर डेमोक्रेट दोहराता है।
लेकिन उन्होंने अपने की वो मिडिल क्लास को एग्जैक्टली कैसे बेनिफिट कराएंगे उसके लिए कोई पॉलिसीज कोट नहीं करी इस पूरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा इकॉनमी के बेसिस पर एज रहा, और क्योंकि जो उनको मतलब एज नहीं था, जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी वो सबसे ज़्यादा उनके फेवर में काम नहीं कर रही थी, उसको उन्होंने रिबट करने के लिए एक और रिपोर्ट यहाँ पर कोट हो गई है। तो ये चीज़ हुई, इकॉनमी के ऊपर डिस्कशन हुई। उसके बाद डिस्कशन हुई माइक्रोचिप इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब माइक्रोचिप इंडस्ट्री को लेकर के कमला हैरिस ने बहुत तगड़ा प्रहार किया। अब देखिए यहाँ पर ना एक और थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक और एज इस चीज़ का है कि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक टर्म, और जब वो प्रेसिडेंट रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उस पूरे पीरियड में। मतलब वो पूरा रोलर कोस्टर राइड है। माइक्रोचिप इंडस्ट्री में इंटरनेशनल ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है, फिर कोविड आ जाता है, कोविड को लेकर के एक अपना पूरा वॉर शुरू हो जाता है चाइना से। ये तमाम चीज़ें हुई हैं उनके टर्म में। तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखे अपने टर्म में। तो वो उनके पास एक्सपीरियंस है जो कि कमला हैरिस में लैकिंग है। तो अब कमला हैरिस ने माइक्रोचिप इंडस्ट्री को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि आपने चाइना को सपोर्ट किया, आपने चाइना के पास माइक्रोचिप्स भिजवाए, एक्सपोर्ट करवाए, जिससे कि चाइना ने उन चिप्स को अपने डिफेंस में यूज़ किया और बहुत स्ट्रांग हो गया और आज उसको एज है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपको बिल्कुल गलत जानकारी है, आपको माइक्रोचिप इंडस्ट्री की जानकारी ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। उन्होंने कहा कि देखो मैं ही वैसा था, और अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको मिलेगा भी यही जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सही भी है। उन्होंने कहा कि देखो 2018 में सबसे पहले ना एक इशू शुरू होता है। यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, उसका इशू शुरू होता है चाइनीज़ फर्म फुजियान जिनहुआ के साथ। और वो इशू में डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया, और जितने भी यूएस सप्लायर्स थे उन सारे यूएस सप्लायर्स को उन्होंने कहा कि भाई आप फुजियान जिनहुआ के साथ ट्रेड नहीं करोगे। और उसके बाद ये पूरी बात जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में फिर इसके बाद एक पूरा इंटरनेशनल ट्रेड वॉर शुरू होता है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में माइक्रोचिप इंडस्ट्री को लेकर के। उसके बाद 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे बहुत बड़ी कंपनी है नीदरलैंड की जिसका नाम है ASML, उस ASML कंपनी को कहा कि आप जो है लिथोग्राफी मशीन जो है वो किसी भी चाइनीज़ सप्लायर को नहीं बेचोगे या किसी भी चाइनीज़ कस्टमर को नहीं बेचोगे। अब ये भी बहुत समझने वाली बात है। अब ये लिथोग्राफी मशीन, ASML कंपनी, ये सब जो मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक हमारी वीडियो है माइक्रोचिप इंडस्ट्री के ऊपर में जिसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। मैंने उसमें सारे कुछ बताया कि पूरा प्रोसेस क्या होता है एक माइक्रोचिप का बनने का, उसके बनने से फ़ायदा क्या है, उसमें किसकी मोनोपोली है, ये लिथोग्राफी मशीन क्या होती है, ASML कंपनी का क्या लेना देना है इस पूरे माइक्रोचिप में, ये सब हमने काफ़ी डिटेल में उसमें बताया है। तो माइक्रोचिप इंडस्ट्री या माइक्रोचिप वर्ल्ड अफेयर्स आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, छोटी सी वो वीडियो है, सब कुछ उसमें आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी डिटेल में, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ही ASML कंपनी को मना किया कि आप लिथोग्राफी मशीन चाइनीज़ कस्टमर को नहीं भेजोगे। उसके अलावा मैंने ही 2020 में, मई में 2020 में, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी जिन्होंने सेमीकंडक्टर्स जो कि चाइना जा रहे थे वो सारे शिपमेंट्स को ब्लॉक करवा दिया था। तो ये सारे स्टेप्स मैंने उठाए माइक्रोचिप इंडस्ट्री के अंदर में ताकि चाइना को कोई फ़ायदा ना हो। और आप उल्टा हमारे ही एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट किया है, हमने तो चाइना को रोका है हर जगह माइक्रोचिप का बिजनेस करने से या उसको एक नई टेक्नोलॉजी बनाने से। और ये बात सच भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत लंबे बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए चाइना के ऊपर में, जिसकी वजह से आज भी चाइना वो टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुँच पाया है इतने पैसे खर्च करके भी। तो इस माइक्रोचिप इंडस्ट्री की भी वॉर में बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उस डिबेट में उस डिसीजन मेकिंग में रहे हैं, इस वजह से उनको एक एज दिखाई दिया। उसके बाद एक यूएस के अंदर में अपनी आप की एक पूरी डिबेट है एबॉर्शन राइट्स को लेकर के, उसके ऊपर बातचीत शुरू होती है। अब एबॉर्शन राइट्स को लेकर के डिबेट क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो एबॉर्शन राइट जो है उसको कि एक वुमेन एबॉर्शन कब करा सकती है या एक वुमेन एबॉर्शन करा सकती है नहीं करा सकती है, इसको लेकर के दो मत हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि एबॉर्शन राइट्स को एबॉलिश करना चाहते हैं कि ये वुमेन के राइट्स नहीं होने चाहिए बल्कि स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि कब एबॉर्शन होगा या नहीं होगा, किस वुमेन का एबॉर्शन होगा या नहीं होगा, ये स्टेट लॉ होना चाहिए। दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं या कमला हैरिस हैं, उनका मानना ये है कि ये वुमेन का चॉइस होना चाहिए कि वो एबॉर्शन कब
और करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती है, ये उसका एक अपना पर्सनल राइट है। इसके ऊपर एक्चुअल में एक डिसीजन आई थी, शुरू कहाँ से होती है डिबेट, रो वर्सेस वेड का एक डिसीजन है 1773 का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यूएस की। उसमें दो चीज़ लेट डाउन किए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, और इसी राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आपके पास अबॉर्शन के भी राइट्स हैं। मतलब हर वुमेन के पास वो उसकी प्राइवेसी है कि वो अबॉर्शन का जो डिसीजन है वो उसका है। मतलब कि वो कब अबॉर्शन कराना चाहती हैं, वो कराना चाहती हैं कि नहीं कराना चाहती हैं, वो उनका कंप्लीट डिसीजन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी में दूसरे पॉइंट में ये भी कहा था कि अबॉर्शन राइट एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने 8 महीने हो चुके हैं आपको और बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और तब आप अबॉर्शन करवाने जा रहे हैं और बच्चा हेल्दी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप तब उसकी जान ले रहे हैं उस बच्चे की, तो वो तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो वो तब सही नहीं है। तो इसमें पूरी लड़ाई ना वीक्स को लेकर के, कितने वीक पर अबॉर्शन के लिए अलाउ करना चाहिए। अब कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ये तो उनका अपना पर्सनल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, और इसके अंतर्गत जो है वो उनके पास अबॉर्शन के पूरे राइट हैं। हालांकि वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन वो उनके अपने पर्सनल राइट होने चाहिए, स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए कि स्टेट का लॉ कह रहा है कि ये लीगल है, उसके बाद डॉक्टर्स को परेशान किया जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस केस को ना 2022 में एक और केस हुआ था, उसमें इस केस को ओवरटर्न कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा मामला हुआ था डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ का, जिसमें इसको पूरे तरीके से ओवरटर्न कर दिया। तो कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये कोई मतलब ये जो राइट टू अबॉर्शन है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है, बल्कि इट इज़ ए स्टेट्स डिसीजन कि उनके लॉज क्या कहते हैं। तो इस पर मिसिसिपी में केस हुआ था 2018 में, जहाँ पर 6 वीक्स के बाद ये अबॉर्शन को बैन कर दिया गया था। और उसके ऊपर केसेस हैं कि अगर कोई क्राइम अबॉर्शन है, जैसे रेप वेप का केस का अगर कुछ है तो उसमें अलाउ करते हैं, या हेल्थ नहीं ठीक है उसके ऊपर में भी अलाउ करते हैं, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग है। लेकिन अगर हेल्दी है विमेन और चिल्ड्रन दोनों और बच्चा डेवलप हो चुका है तो उसको ज़्यादातर, जैसे हमारे यहाँ पर भी ये लॉ है कि बच्चा अगर डेवलप हो गया है तो फिर आप उसको अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं, आप अबॉर्शन लीगली नहीं करा सकते हैं। हालांकि बहुत लोग लीगली करवाते हैं उस चीज़ को, बहुत लोग इलीगली करवाते हैं उस चीज़ को। तो उसके ऊपर यूएस में भी ये केस आया और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें वो सपोर्ट करते हैं इसको कि अबॉर्शन राइट्स को बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से। तो वही कमला हैरिस ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो अबॉर्शन राइट्स को बैन कर देंगे, एब्सोल्युटली बैन कर देंगे, और वो फिर स्टेट डिसीजन हो जाएगा कि कब आपका कराना है कब नहीं कराना है। वहीं अगर हमारी सरकार आती तो वो आपको एक राइट मिलेगा कि आप जब कराना चाहो करवा सकते हो। तो यहाँ पर क्लियरली जो एज है वो कमला हैरिस को है, बिकॉज उनका एक थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच है, इंडिविजुअल्स के राइट्स के ऊपर अप्रोच है, तो वहाँ पर उनको क्लियर है। और जितनी वोटिंग हुई है उसमें 76% लोग कमला हैरिस को इस चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं, डेमोक्रेट्स को इस चीज़ में अबॉर्शन राइट्स के ऊपर सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा से हारते हुए नजर आए। तो हालांकि ये जो पूरी प्रेसिडेंशियल डिबेट थी ये क्लियर H2H डिबेट चली है। बाकी इमिग्रेशन के ऊपर बात हुई, तो इमिग्रेशन के ऊपर वही अपना डोनाल्ड ट्रंप का राग कि भाई बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं ओहायो में, और ये सब में सारे जो इमिग्रेंट्स हैं ये मतलब जानवरों को खाते हैं, मतलब तमाम ऐसी बातें उन्होंने कर दी उसमें, जिसमें कमला हैरिस हंसते हुए नजर कि ये क्या, ये कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा बोलते हैं कि क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने क्राइम को अपने देश में करते हैं और फिर यहाँ पर आके फिर क्राइम करते हैं, यूएस सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है, ड्रग्स के कारण बर्बाद कर दिया, सारा ड्रग्स बाहर से आता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करी। कमला हैरिस का वही था कि इमिग्रेशन जो है वो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पूरी डिबेट चली। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, पूरी डिबेट का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो अभी वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया है, जहाँ पर हमारी यूपीएससी सीएससी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसमें हमने 50% का डिस्काउंट किया है, और अब हमारी जो यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस है वो सिर्फ 24,999 की हो गई। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। उसके साथ साथ में आपको इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस जो स्पेसिफिक डाउट सेशंस हैं वो भी आपके लगाए जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।